Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा सेशन PYQs की आपको पता है सीरीज चल रही है 2020 की। तो इस सेशन के अंदर हम आगे जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल कॉन्सेप्ट्स और उनके की पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन एक्सपेक्टेड, आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस को क्योंकि ये आगे रिपीट होने के चांसेस है। आज हम एक एक क्वेश्चन को ना सिर्फ उसके राइट आंसर के साथ बल्कि उसके अदर ऑप्शंस के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो यहाँ पे लाइव ज्वाइन है, अगर यहाँ पे कोई भी उन्हें डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन लाइव चैट सेक्शन, वहाँ से आप पूछ सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और आपकी क्वेरीज को ज़रूर हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। सो विदाउट कटिंग ब्रेक लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन। तो अभी तक हमने टोटल 70 क्वेश्चंस को केटर कर लिया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक मिनट में स्लाइड्स लोड कर देती हूँ। ये सारा का सारा ये पूरा एक ही स्लाइड के अंदर है, मतलब एक ही पूरा एक तरह से प्रिपेयर हो रहा है ये डॉक्यूमेंट सबके लिए। तो जितने ही क्वेश्चंस हम कंटिन्यूएशन में करते जा रहे हैं आगे आगे, तो वो सब कुछ एक में ही यहाँ पे आ गए हैं। सीरीज़ बन चुकी है, आपको मैं सीरीज़ का सारा आपको दे दूँगी प्लेलिस्ट बना के, तो वहाँ से आप सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं और विद डिटेल कॉन्सेप्ट्स जो आपको लिखे हुए, ठीक है। वेट अ मिनट, मुझे स्लाइड्स लोड करनी दीजिए। ये 65, 66, 67, 68, 69, 70, हाँ ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। आज का जो क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको सोशल मोबिलिटी के फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दोज फैक्टर्स दैट हेल्प इन सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी को कौन से फैक्टर्स है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। एजुकेशन है, कास्ट है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है या रिलीजन है। इसमें से आपको करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है कोड्स में से जो आपको गिवन है, ठीक है। और इसमें हम आज सोशल मोबिलिटी क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ओके सो गुड एवरीवन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज 4, इसका राइट आंसर है। जब भी हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो सोशल मोबिलिटी का मीनिंग क्या है पहले ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सोशल मोबिलिटी हमारा एक ऐसा इसका क्या मीनिंग है, ये मेनली हमारा यहाँ पे डिस्कस हुआ है अपने यूनिट फर्स्ट में, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आपको टर्म देखने को मिलेगी सोशल मोबिलिटी। जब भी हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि ये क्या रेफर करता है, ये चेंज को रेफर कर रहा है। किसी की पोजीशन के अंदर कोई चेंज आ रहा है विद इन दी सोशल सेटिस्फिकेशन सिस्टम, मतलब एक सोशल स्ट्रेटा बना हुआ है, उसके अंदर लोगों की जो इंडिविजुअल की पोजीशंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम सोशल मोबिलिटी से कंसीडर कर रहे हैं। आपको डेफिनेशन में कहा है कि व्हेन द पीपल इंप्रूव और डिमिनिश देयर इकोनॉमिक स्टेटस इन अ वे दैट अफेक्ट्स द सोशल क्लास, यानी कि अगर एक पर्सन या अगर एक पीपल है जिनका ग्रुप है उनके अंदर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट आ रही है या फिर उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ख़त्म हो रहा है, वो ये डिग्रेड कर रहा है, डिमिनिश हो रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनको सोशल क्लास को, उसको हम यहाँ पे सोशल मोबिलिटी से कंसिडर कर रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे सोशल मोबिलिटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उन यहाँ पे किस तरीके से उनका मोबिलिटी होता है, किस डायरेक्शन में यहाँ पे वो बढ़ते हैं, या वो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ इंक्रीज होते हैं, डाउनवर्ड पे बढ़ते हैं, या स्ट्रक्चर मोबिलिटी इसके अंदर होता है। जब भी एक पर्सन की यहाँ पे चेंजेस आते हैं, किसी भी पर्सन के स्टेटस में चेंजेस आते हैं, तो ये कई तरीके से हो सकते हैं। या तो वो एक हायर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, मान लो अगर पर्सन है उसका प्रमोशन हो जाना, लोअर लेवल से ये अब ग्रेटर लेवल की तरफ पहुंच जाना, प्रमोट हो जाना, तो ये किस तरीके की मोबिलिटी है कि एक पर्सन एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ा है, जो जिसके वजह से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव आया है, ठीक है।
तो वो क्या है, अपवर्ड की तरफ बढ़ गया, वो उसका प्रमोशन हो गया, एक अपवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला किसी भी सोशल क्लास में। अब फ्रेंड्स आप देखोगे, हम यहाँ पे जितने भी SC, SC, OBC है, ये एक अलग, ये हमारा कैसा स्ट्रेटा है, ये लो इनकम स्ट्रेटा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, इनके लिए एक अलग से ही आरक्षण ये आरक्षित किया गया है कि इतने प्रतिशत आपको इनको इस तरह के जो सेक्शंस है, लोअर जो इकोनॉमिक सेक्शन है, इनको आप क्या करना है, इनको अपवर्ड करना है, इनको यहाँ पे आप प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देने की जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके की जो इकोनॉमिक स्टेटा है, इस तरीके का जो सोशल सर्टिफिकेशन जो सिस्टम है, इसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं इक्विटी के बेसिस पे, ठीक है, इक्विटी के बेसिस पे यहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर उनको आप क्या कर रहे हो, आगे प्रमोट कर रहे हो, आगे आने वाले समय में कि वो अच्छा आप काम कर सके, तो उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनको अपग्रेड कर रहे हो, उन्हें अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर यही देखें तो यहाँ पे सोसाइटी में कई ऐसे प्रैक्टिसेस देखने को मिली है जो कि इन तरीके के सेक्शंस को, यानी कि लोअर जो इकोनॉमिक सेक्शन है हमारे ST, OBC और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके साथ क्या होता है, कई सारी स्टीरियोटिपिकल प्रैक्टिसेस करवाई जाती है। मतलब वो जानबूझ के इनको मार्जिनाइज करने की कोशिश करते हैं, एक जो नॉर्मल जो हाशिया है उसको क्या करते हैं, जो नॉर्मल हमारी मेन स्ट्रीम है उसे अलग करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हाशिए की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये क्या है, इनको हम डाउनवर्ड की पोजीशन पे लेकर जा रहे हैं, उन्हें हम डिग्रेड कर रहे हैं। तो मोबिलिटी जरूरी नहीं है सिर्फ हमेशा आपको आगे की तरफ लेकर जाए, आपका प्रमोशन कराए, आपको पीछे भी लेकर आ सकता है, आपके सोशल स्टेटस के अंदर चेंजेस लेकर आ सकता है जो आपको नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सोशल मोबिलिटी को देख रहे हैं। सोशल मोबिलिटी क्या है कि एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी जो उसकी पोजीशन को चेंज कर रही है सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्सन है उसको क्या है, अपग्रेड करने की या अपवर्ड मोबिलिटी किस बात की, कि उसको हम अपवर्ड शिफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं सोशल क्लास में। और डाउनवर्ड मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पर्सन को क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलनेस हो गई, अब जैसे कि यहाँ पे एक तरह का सेटबैक बन गया, कोरोना था, कोविड की सिचुएशन थी, पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो वहाँ पे एज अ सेटबैक की तरह काम करा और कई लोगों की यहाँ पे जॉब्स गई, ठीक है। जॉब्स जाने को और अनएम्प्लॉयमेंट होने को, इलनेस होने को भी यहाँ पे डाउनवर्ड मोबिलिटी के नाम से हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको पीछे खींच रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी आपकी तब आती है कि जब यहाँ पे सोसाइटल चेंजेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे किसी पूरे यहाँ पे ग्रुप को या तो वो अपवर्ड लेके जाती है या डाउनवर्ड लेके जाती है। जैसे कि यहाँ पे पूरा शेड्यूल ट्राइब है, या तो उनको ये गवर्नमेंट कुछ ऐसे उनको बेनिफिट्स दे, कुछ ऐसी बेनिफिशरीज हो जो उनको अपवर्ड लेके जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे उनको नीचा गिराए, मतलब यहाँ पे उनको फैसिलिटीज ना दे। तो दोनों तरीके से हो सकती है, ये स्ट्रक्चर वाइज चलेगी, ठीक है। ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होती, ये स्ट्रक्चर वाइज चलती है। पूरी की सोसाइटी में एज अ होल यहाँ पे चेंजेस दिखाई देने को मिलते हैं, चाहे वो अपवर्ड हो या अपवर्ड शिफ्ट हो या फिर डाउनवर्ड हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखा गया। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, सोशल मोबिलिटी बतानी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है ऐसे कौन से फैक्टर जो कि एक पर्सन की सोशल मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या करती है, एजुकेशन इन्फ्लुएंस करती है। एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो सोशल मोबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। अगर अच्छी एजुकेशन है आपके पास, यानी कि आपके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, तो आपको वो कहाँ लेकर जाएगी, आपको प्रमोट करेगी, ठीक है, आपको आगे लेकर जाएगी। अगर अच्छी नॉलेज है, अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर और कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप क्या है, एजुकेशन आपको हेल्प करेगी हमेशा आगे बढ़ने में, हायरार्की पर जाने में। यहाँ पे आपको फिर आता है इनकम लेवल भी आपको हेल्प करती है। अगर इनकम आपकी अच्छी है, यहाँ पे आप लो इनकम स्ट्रेटा से बिलोंग ना करके आप यहाँ पे आपकी अपर जो इनकम लेवल से आप आते हो, उसके अंदर उस स्ट्रेटा के अंदर आते हो, तो आपको क्या है, वो आगे अपवर्ड शिफ्ट लेकर आएगी। इनकम अच्छी है तो वो आगे आपको बढ़ाएगी, चांसेस आपके ज्यादा होंगे यहाँ पे डेवलप होने के, ग्रोथ होने में। यहाँ पे जो थर्ड जो फैक्टर है ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन भी काफी मदद करती है, जो आपकी सोशल मोबिलिटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अगर अच्छी ऑक्यूपेशन, अच्छा वोकेशन है जो आपको हेल्प करेगा आगे जाने में, अपवर्ड शिफ्ट लेकर आने में।
यहाँ पे कास्ट और आपका रिलीजन ये आता है आपको डाउनग्रेड करने में, आपको नीचा करने में। कास्ट के लेवल पे अगर यहाँ पे पर्सन का डिवीजन है, या कास्ट के लेवल पे अगर आप देखोगे पर्सन का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो यहाँ पे हमेशा ही यहाँ पे क्या होगी, बाइसनेस देखने को मिलेगी और हमेशा पर्सन यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, डाउनग्रेड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और रिलीजन भी यहाँ पे यही होगा, जिसकी वजह से अगर हम अपने आप के रिलीजन को दूसरे के रिलीजन से सबसे अच्छा मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव ऑप्शन यहाँ पे कास्ट था और यहाँ पे रिलीजन था, हमें उन्हीं फैक्टर्स को बताना था जो सोशल मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपवर्ड शिफ्ट लेकर आने हैं। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे 4th हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है किस तरीके से सोशल मोबिलिटी होती है, कि चेंज लेकर आने की जरूरत होती है, चेंज लेकर आता है सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम में। अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है तो अपग्रेड यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी, अगर वो ग्रुप में हो रहा है, एज अ होल हो रहा है, तो हम उसे स्ट्रक्चर मोबिलिटी से कंसिडर करते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सावित्रीबाई फुले किसके लिए जानी जाती थी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था। सावित्रीबाई फुले इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड एरियाज, पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, विमेन एजुकेशन या चाइल्ड केयर एजुकेशन। किसको कंट्रीब्यूट करती थी सावित्रीबाई फुले, और ये आपको पता है सावित्रीबाई फुले सोशल रिफॉर्मर थी, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में काम किया था, तो आपको यहाँ पे बताना है व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेस देते जाइए आप सब। ओके, सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज गुड एवरीवन। इसका जो राइट आंसर आपका 4th होगा। वाई 4th? सावित्रीबाई फुले जी हमेशा जो बात करती थी, बढ़ावा देती थी एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, और विमेन एजुकेशन के लिए, ये दोनों इसके अंदर आता था। चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में कौन बात करता था, ये किसी को पता है? केयरिंग के बारे में बात हमेशा नील नोडिंग करती थी, ठीक है। केयरिंग के बारे में बात हमेशा नील नोडिंग करती थी, चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। पीस एजुकेशन की बात कौन करते थे? गांधी जी, ठीक है। पीस हो गया, आर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, आर्ट एजुकेशन भी इसके अंदर आ जाएगा, हैंडक्राफ्ट, मैनशिप इसके अंदर आ जाएगी, गांधी जी बात करते थे, ठीक है। इस तरीके से आपको रिलेट करना आना चाहिए कि कौन किसके बारे में बात करता था। यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जी विमेन एजुकेशन की और शेड्यूल कास्ट के बारे में इनको कंट्रीब्यूशन था इनका मेन। ये देख लीजिए इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। सावित्रीबाई फुले जी कौन थी? सावित्रीबाई फुले जी हमारी इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी और ये पोएट भी थी। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ काम किया विमेन राइट्स के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए काम किया, और इन्होंने अपनी जो शिक्षा जो प्राप्त की थी, यानी कि वो एजुकेट हुई थी अपने होम से, ठीक है, घर में उन्होंने एजुकेशन ली थी और वो टीचर बनी थी, और अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने 18 स्कूल्स गर्ल्स के लिए ओपन किए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सावित्रीबाई फुले जी ने एक्सक्लूसिवली विमेन एजुकेशन की बात की थी और इन्होंने 18 स्कूल्स ओपन किए थे गर्ल्स के लिए, विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। और ये हमारी इन्होंने यहाँ पे अपने स्कूल जो महाराष्ट्र पुणे में है, 18 स्कूल आप देख सकते हो, वहाँ पे इनका ये स्कूल्स स्पेसिफिकली विमेन के लिए यहाँ पे खोले थे। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले जी को ऑनर करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे इन्हीं के नाम से रखी गई, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी 2014 में, ठीक है। और इसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले जी किस चीज की बात करती थी यहाँ पे, ना सिर्फ विमेन एजुकेशन के बारे में, जबकि शेड्यूल कास्ट के बारे में, यानी कि डाउन ट्रोडन जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन के लिए उनके लिए लड़ाई की, एक अच्छा इनिशिएटिव दिया। उन्होंने कहा कि इनको भी हक है, समान हक है कि वो भी एजुकेशन को प्राप्त कर सके, एजुकेशन को ले सके, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्या है, एजुकेशन यहाँ पे नेसेसरी है कि हम किस तरीके से यहाँ पे रिस्टोर कर सके अपने सोशल वैल्यूज को और अपने कल्चरल वैल्यूज को, ये इनका मानना था, ठीक है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले जी ने एक महिला सेवा मंडल भी यहाँ पे चालू किया था, स्टार्ट किया था 1852 में, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे विमेन की कॉन्शियसनेस को जगाया जाता था, उनको उनके राइट्स बताए जाते थे, ह्यूमन राइट्स क्या है, डिग्निटी ऑफ लाइफ क्या है, और अदर जो सोशल इश्यूज के बारे में उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता था, ठीक है।
तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सावित्रीबाई फुले जी से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिखी हुई है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर आपको बताया गया, लिस्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए, लिस्ट 2 में फंक्शंस दिए हुए। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ, यूजीसी, नैक, केप और एनसीटी। एक बार आज फिर से हम इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से पक्का हो जाए और बाद में आपको आगे रिवीजन करने की जरूरत ना हो। जो भी की पॉइंटर्स में लेकर आई हूँ सिर्फ उसी की पॉइंटर्स को आप लिख लिया करो, और क्योंकि वहां पे अगर कितना इन डेप्थ आप करोगे, बेफालतू की इंफॉर्मेशन अगर आप लिखने बैठोगे तो वो नहीं होगा। जो जो मेन चीजें हैं वही आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी क्या एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं, तो हमने पहले भी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब ये बारी आती है कि हम एक बार रिवाइज कर ले, गो थ्रू कर ले। तो गो थ्रू करने के लिए की पॉइंट्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको मैच करना है, यूजीसी का क्या फंक्शन है, नैक का क्या फंक्शन है, केप का क्या फंक्शन है, और एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का क्या फंक्शन है, इसको आपको मैच करना है। राइट आंसर क्या होगा, फिर हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, so good everyone, so here you can see the right answer of this question which is third, इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। यहाँ पे आपको बताना है यूजीसी क्या है। सो फ्रेंड्स, यूजीसी हमारी यहाँ पे क्या है, ये मेंटेन करती है आपके, क्या मेंटेन करती है, मेंटेन करती है आपको, रेगुलेट करती है स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। नैक क्या है, नैक हमारा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है हमारा, ठीक है। ये क्या करता है ये बता दीजिए, ये यहाँ पे एक्रेडिटेशन है, इंस्टीट्यूशन को ये क्या देता है, ये एक्रेडिटेट करता है हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स को। इसके अलावा केब क्या है, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन काम करती है कि हमें किस तरीके से न्यू पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है और प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। एनसीटी क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये किसके बारे में बात करती है, तो ये आपकी बात करती है कि किस तरीके से हम रेगुलेट कर पाए स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस का स्पेसिफिकली फॉर द टीचर एजुकेशन। अब हम एक एक करके इन सब की इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन 1948 और 1949 के अंदर आई थी। ये जो क्या थी, ये जो हमारी फर्स्ट चेयरमैन, ये हमारी फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी इंडिया की, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट हमारी कमीशन थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले भी कई सारी आपको कमीशन देखने को मिलेगी, हंटर कमीशन, सर्जन कमीशन आपको मिलेगी, हरतोग कमीशन मिलेगी, लॉर्ड्स मकाले मिलेगी आपको, तो वो भी हमने पहले भी किया हुआ है। आज हम ये वाली जो यानी कि यूनिवर्सिटी यूजीसी हमारी है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने अपॉइंट की थी कमीशन 1948 में, जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इनॉग्रेट किसने की थी, इनॉग्रेट की थी अब्दुल कलाम आजाद जी ने, ठीक है, जो कि उस समय में मिनिस्टर थे एजुकेशन की। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी, जब वो 1948 में स्टैब्लिश हुई थी, तो यहाँ पे डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक रिपोर्ट यहाँ पे मेंटेन करी। उस रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पे जो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है, इसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। करंट नीड को देखते हुए और फ्यूचर को और उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए यहाँ पे हमें करंट जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली इन हायर लर्निंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकमेंड की थी कि हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी खोलनी चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी यहाँ पे खोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कमेटी को यहाँ पे जनरल मोड पे थी जो, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि फुल टाइम चेयरमैन बनाने की बात की गई।
पहले ये था कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाते थे, लेकिन बाद में जाके इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाएंगे, जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम में है, ताकि हम यहाँ पे फुल टाइम चेयरमैनशिप यहाँ पे हो सके, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे अपने जो मेंबर्स है उनको अपॉइंट कर सके, एजुकेशनिस्ट को जो रेपुटेटिव है उनको हम यहाँ पे क्या अपॉइंट कर सके। तो बाद में जाके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये आई थी, जो कि किसी फिनोमिना के बेस पे थी यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में उनके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थी, उनके काम से प्रभावित होकर यहाँ पे कमेटी ना करके कमीशन बनाई गई, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाई गई और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारी कब स्टैब्लिश हुई थी? ये 1956 में स्टैब्लिश हुई थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ये हमारी यूजीसी हमारी आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमारी आई थी। और यहाँ पे क्या है, इसका मेन प्रोग्राम क्या है? यहाँ पे इसका मेन प्रोग्राम है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, एक्ट के तहत कोऑर्डिनेशन बैठाना है, यहाँ पे मेंटेनेंस करना है अपने स्टैंडर्ड्स को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटिव था, मेन इसका कंट्रीब्यूशन है। यूजीसी का जो मेन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 6 रीजनल सेंटर्स है, लेकिन जो मेन यहाँ पे रीजनल सेंटर्स है यानी कि मेन यहाँ पे जो हेड ऑफिस है वो आपका इधर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बहादुर शाह जफर मार्ग यहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि मेन ब्रांच कहाँ है, यानी कि मेन हेड ऑफिस आपका यूजीसी का ये बहादुर शाह जफर मार्ग पे है न्यू दिल्ली में, और बाकी ये अलग यूजीसी को 6 रीजनल सेंटर्स है, जिसके पुणे में, हैदराबाद में, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का काम। इससे पहले भी मैंने डिटेल में और कराया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पूरा इसी के अंदर पता चल गया कि यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन कमीशन है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये क्यों आई थी, फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन के अंदर क्यों बदली थी, क्योंकि पहले कमेटी हमने रिकमेंड की थी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ ये आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे कितने हेड ऑफिस है, ठीक है। हेड ऑफिस हमारा बहादुर शाह जफर मार्ग में न्यू दिल्ली में, और इसके साथ साथ 6 हमारे रीजनल सेंटर्स है। और काम क्या है इसका? काम हमारा है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठाना है, डिटरमाइन करना है, मेंटेनेंस किस तरह से बढ़ानी है, कैसे हम यहाँ पे इंश्योर करें कि स्टैंडर्ड्स हमारे मेंटेन होके रखे, और किस तरीके से हम ये अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको प्रमोट कर सके। तो ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये हमारी नैक है। नैक इंपॉर्टेंट है। नैक क्या है? सो फ्रेंड्स, नैक हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारी असेसमेंट कंडक्ट करती है, ठीक है। असेसमेंट कंडक्ट करती है, एक्रीडेट करती है हमारे सारे के सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हमारे कॉलेजेस होगी, यूनिवर्सिटीज होगी और दूसरे जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, और इनको क्या करती है, यहाँ पे क्वालिटी स्टेटस देती है, ठीक है। क्वालिटी स्टेटस देती है। जो नैक है हमारी, ये इंस्टीट्यूशंस को इवेलुएट करती है, उनकी क्वालिटी देखती है, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे सब कुछ मेजर करती है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, रिसर्चेस वहाँ पे हो रही है कि नहीं, फैकल्टी कितनी अच्छी है, कितनी एमिनेंट फैकल्टी है, कितना एक्सपीरियंस है फैकल्टीज को यहाँ पे, कितनी रिसर्चेस यहाँ पे हो रही है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इन सब के बेसिस पे यहाँ पे जो नैक है वो रैंक यहाँ पे देती है, ठीक है, असेस करती है हमारे इंस्टीट्यूशंस को। इस तरीके से ये रैंकिंग देती है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। यहाँ पे इसका विजन क्या है? मेनली विजन हमारा ये कि किस तरीके से हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाए, किस तरीके से हम यहाँ पे अपने जो एलिमेंट्स है हायर एजुकेशन को उसको यहाँ पे मेंटेन कर पाए, प्रमोट कर पाए, एक सस्टेंस इनिशिएटिव्स हम ले पाए। ये इसका मेन विजन है। मिशन क्या है? मिशन यही है कि हम किस तरीके से प्रोडिक असेसमेंट लगाए, एक्रेडिट करते जाए अपने सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, और उनको और प्रमोट करते जाए कि वो और एक अच्छा टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर अपने क्रिएट करे, एक सस्टेनेबिलिटी लेकर आए, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिसर्च हमारी इसी तरीके से होती जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका मिशन है। इसका मिशन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करें इनोवेशंस अपने हायर एजुकेशन में, टीचर को और बढ़ावा दें, टीचर को यहाँ पे
और बढ़ावा दे कि और वो रिसर्चेस करते रहे, ताकि हम आने वाली जो फ्यूचर जो नीड्स है उसको केटर करें, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव कर पाए, और अच्छा बनाए, और अच्छा एनहांस कर पाए। तो ये सब कुछ इसका मिशन है। किस तरीके से हम कोलैबोरेट करें जो स्टेक होल्डर्स के साथ, ये भी इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। हायर एजुकेशन में किस तरीके से क्वालिटी को इवेलुएट करें, प्रमोट करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से हम अंडरटेक करें। तो ये सब कुछ इसका मिशन है नेशनल एक्रीडिटेशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का, नैक का, ठीक है। ये किस कुछ वैल्यूज को प्रमोट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन आपको जो दी हुई है। ये क्या करती है नैक, ये आपको कंट्रीब्यूट करती है नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। मेन इसका मेन जो वैल्यू है, इसकी मेन जो कोर वैल्यू है हमारी वो क्या है, मेन है कि कंट्रीब्यूट करना नेशनल डेवलपमेंट पे, अपने ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को फॉस्टर करना स्टूडेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट्स के अंदर एक एक्सीलेंस लेकर आना, एक थ्राइव लेकर आना कि वो एक्सीलेंस की तरफ जाए, उनके अंदर वैल्यू सिस्टम को इंकलकेट करना, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। तो ये सब कुछ कोर वैल्यूज है हमारी, जो किसकी, जो कि प्रमोट करता है नैक। ये सारी की सारी कोर वैल्यूज को प्रमोट करता है नैक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देख लेते हैं एनसीटीई क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एनसीटीई यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं है क्या एनसीटीई। तो फ्रेंड्स जो एनसीटीई हमें पता है ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, एनसीटीई है, जो कि मेनली क्या करती है आपको पता है। ये एनसीटीई क्या है, एनसीटीई डेवलप करती है हमारे किसको, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये आपका करिकुलम बनाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये इसका इंपॉर्टेंट काम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का, जो स्पेसिफिकली टीचर्स की एजुकेशन के लिए काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि यहाँ पे किस तरीके से हम कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हम करवा पाए अपनी टीचर एजुकेशन में हमारे, ठीक है, और किस तरीके से हम प्रॉपर जो हमारे नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसको मेंटेन कर पाए, अपनी टीचर जो एजुकेशन है उसको हम बेटर कर पाए हर लेवल पे, ठीक है, हर लेवल पे। यहाँ पे किस तरह से, यानी कि प्री प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि स्कूल लेवल पे, यहाँ पे किस तरीके से हम टीचर की एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट कर पाए, एक अच्छा नॉर्म और स्टैंडर्ड जो टीचर एजुकेशन सिस्टम को हम मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके मोटिव है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, जो एनसीएफटीई जो करिकुलम आपके टीचर्स के लिए बनाया हुआ है, करिकुलम फ्रेमवर्क, ये कब आया था, ये किसके ऊपर डिपेंड था, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि 2005 में आया था, उसके ऊपर ये डिपेंड था, ठीक है। और बाद में जाके ये आपका एक पूरा प्रॉपर ड्राफ्ट बन के आया था, इनिशियल ड्राफ्ट एनसीएफटीई, जो कि 2009 में आया था, ठीक है, 2009 में आया था, स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन के लिए जो बना था। यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी इसको करिकुलम को बनाने में जुटी हुई थी। एक्सपर्ट कमेटी की नेम्स आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या है, एनसीटीई के फंक्शंस क्या है। फंक्शन हमारा ये है कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिकमेंड कर पाए अपने सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, कि वो किस तरीके से एक सूटेबल प्लान बना पाए हमारी टीचर एजुकेशन के लिए, प्लान कर पाए, प्रोग्राम बना पाए। तो हम उसे एनसीटीई क्या करती है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेट करती है टीचर की एजुकेशन के साथ और उसको मॉनिटर करती है। इसके अलावा ये गाइडलाइंस लेट डाउन करती है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर टीचर यहाँ पे पढ़ाना चाहती है, तो किसी स्कूल में, किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहती है, तो मिनिमम लेवल पे उनके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि बीएड को हर जगह मैंडेटरी कर दिया है कि अगर टीचर यहाँ पे किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहती है स्कूल लेवल पे, तो उनको बीएड होना मैंडेटरी है। तो ये गाइडलाइन भी हमें एनसीटीई ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से हम प्रमोट कर पाए, किस तरीके से हम रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे पाए, तो ये सब कुछ भी आपका एनसीटीई के फंक्शन के अंदर आता है, इंक्लूडेड है। यहाँ पे अप्रेजल भी देना है, अप्रेजल सिस्टम को किस तरीके से हम इवॉल्व कर पाए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ा पाए अपने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस की। तो ये सब कुछ, ये सारे फंक्शंस हमारे एनसीटीई के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एनसीटीई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको दिए हुए हैं, ये हो गया। अब केब को डिस्कस कर लेते हैं, केब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स केब क्या है, केब जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एक सेब भी होती है, ठीक है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो स्टेट लेवल पे काम करती है, पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेब होती है और एक केब होती है। सेब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और केब यानी कि
स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हमारी स्टेट सेब है, और केब क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, केब क्या करती है, केब हमारी एक तरह की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एडवाइस करने में सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को, किसकी फील्ड में, फील्ड ऑफ एजुकेशन में। ये सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी 1920 में, यानी कि 1920 में ये आपकी आई थी, फिर बाद में जाके ये एबॉलिश हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन ये फिर अपनी एग्जिस्टेंस में आई 1935 में। ठीक है, फिर अपनी एग्जिस्टेंस में आई थी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ये बन गई, बोर्ड ऑफ एजुकेशन बन गई। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमें किस तरीके से प्रोवाइड करना है, सजेशंस हमें प्रोवाइड करना है किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और किस तरीके से वो सिलेबस प्रिपेयर करा पाए, सिलेबस बना पाए। तो ये एडवाइजरी की तरह काम करती है, एडवाइस देती है सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ये एडवाइस देने के साथ साथ यहाँ पे अपॉइंट करती है कमिटीज कि कौन यहाँ पे कमेटी के अंदर किस तरीके से हम रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो रिकमेंडेशन देने के लिए भी पहले कमेटी आती है जिसके अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स मिलकर बने होते हैं। तो एक्सपर्ट्स की मीटिंग होने के बाद, एक्सपर्ट्स के रिव्यूज के बाद यहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि रिव्यू करती है जो हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है कि उनकी किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है टाइम टू टाइम पे। अगर कुछ कमी निकलती है तो ये फिर से एडवाइस करती है कि आपको इसके चेंजेस की ज़रूरत है, आप चेंजेस कर सकते हैं और आप यहाँ पे कुछ बेटर रिजल्ट दे पाएंगे अगर आप इसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइज करें। तो ये एडवाइजरी की तरह काम करेगी। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या करती है ये रिव्यू करती है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम पे, अप्रेज करती है एजुकेशन पॉलिसी को जो कि हर लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो, ये एडवाइस करती है, कोऑर्डिनेट करती है हर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी से। ठीक है, ताकि हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो पाए, हमारी कंट्री का एजुकेशन डेवलपमेंट हो पाए। तो आई होप ये आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ये केब क्या है, और यहाँ पे सेब भी होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होती है। तो ये मैंने अपनी यूनिट 4 में डिस्कस किया हुआ है, एजेंसीज के अंदर आप देख सकते हो और इन डिटेल। आज हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि मेन है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये भी 2020 का है। आपको क्या कह रहा है कि inquiry oriented activity in which the information comes from resources on the internet optimally supplemented with video conferencing, यानी कि एक इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है, इंफॉर्मेशन का जो रिसोर्सेज है वो इंटरनेट से मिल रहा है, और वो जो सप्लीमेंट हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो आपको बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, यानी वर्चुअल लर्निंग है, या वेब क्वेस्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे, आज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो here you can see the right answer of this question, which is right answer देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हमारा वो वेब क्वेस्ट है। ठीक है, वेब क्वेस्ट इसका राइट आंसर है, यानी कि वेब क्वेस्ट हमारा एक इस तरीके का इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से मिल रही है और ऑप्टिमली सप्लीमेंट हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इसके बारे में देख लेते हैं कि किसने डेवलप किया है। सो फ्रेंड्स वेब क्वेस्ट हमारी एक ऐसी इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन है, फॉर्मेट है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द लर्नर्स इंफॉर्मेशन दैट लर्नर्स वर्क विद द कम्स फ्रॉम द वेब। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो वेब से यहाँ पे मिल रही है, उनके पास आ रही है। और ये मॉडल सबसे पहले डिस्कस किसने किया था? बर्नी डॉज ने। ठीक है, बर्नी डॉज ने ये आपका जो मॉडल है वो डेवलप किया था वेब क्वेस्ट, सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी, फरवरी में 1995। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। फ्रेंड्स उस समय क्या था, यहाँ पे वहाँ पे
ये जो प्रोसेस है यानी कि ये जो वेब क्वेस्ट है उसको काफ़ी सराहा गया था, क्योंकि उस बिगिनिंग डेज में क्या होता था कि यहाँ पे 10,000 जो स्टूडेंट्स थे यानी कि 10,000 जो टीचर्स थे उन्होंने वेब क्वेस्ट को यहाँ पे एम्ब्रेस किया था, उसको काफ़ी सराहा था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में एक साथ वो कनेक्ट कर पाते थे, एक साथ वो एंगेज कर पाते थे, और टीचर्स भी इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ एक साथ वो एंगेज कर पाती थी। तो इसलिए वहाँ पे इस स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। और ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में अगर हम 21st सेंचुरी की जो नीड्स है इनकी को फुलफिल करना है तो उसके लिए वेब क्वेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मॉडल क्या किया, बाद में जाके ये हर आपका वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, क्योंकि इसके एक समय पे इतने सारे लोग आपस में कनेक्ट कर पाते थे, जो टीचर्स है उनकी जो क्वारीज को फुलफिल कर पाती थी, और इसलिए यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था और बाद में ये स्प्रेड हो गया था, ठीक है, हर वर्ल्ड पे, यानी कि ब्राज़ील में, स्पेन में, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ये स्प्रेड हो गया था बाद में जाके, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस ये देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, ब्रिंग योर ओन डिवाइस हमारा यहाँ पे रेफर करता है एक तरह का ट्रेंड, जिसके अंदर एम्प्लॉयज क्या होते हैं, वो अपने पर्सनल डिवाइसेस लेकर आते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के साथ जुड़ पाए और वो काम कर पाए। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे, जब भी हम कहीं पे इंटर्नशिप्स करने जाते हैं या जब भी यहाँ पे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर पहले से ही शर्त लिखी होती है कि आपको अपने जो डिवाइसेस है, जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, आपको यहाँ पे आईपैड्स हो गए, तो इनको आपको लेकर आना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके जो डिवाइस को वो ऑर्गेनाइजेशन में ही कनेक्ट करवा देते हैं और आप उसके थ्रू काम कर सकते हो। बाद में क्या होता है, क्योंकि ये मेन प्रोसेस क्या था ऐसा करने का कि अपने डिवाइसेस खुद लेकर आना, वहाँ पे काम करना, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे चांसेस है कि इंफॉर्मेशन जो लीक हो सकती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन लीक ना हो, तो इसलिए क्या करते थे, अपने जो सारे के सारे जो डिवाइसेस थे वो ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क से जोड़ देती है और यहाँ पे सिर्फ वर्क रिलेटेड सिस्टम के थ्रू यहाँ पे काम चलता रहता है, ठीक है। और तभी ये चलन आया था कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए कि अपने डिवाइसेस खुद लेकर आओ, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ठीक है। ये जो ट्रेंड आपको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे जो रेफर क्या करता था, एक ऐसा ट्रेंड जिसके अंदर एम्प्लॉय क्या करते थे, वो यूज करते थे अपने पर्सनल डिवाइसेस को ताकि वो कनेक्ट कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के साथ और उसे एक्सेस कर पाए, ठीक है, एक्सेस कर पाए ताकि हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन हो पाए और जो सेंसिटिव डेटा है वो लीक ना हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मेनली अब आप क्या करते थे, क्योंकि आपके पास एक तरह का पिन होता है, एक तरह का आपको कोड दिया जाता है, तो उस कोड को जब आप एक्सेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से जुड़ जाते हो, तो आप आसानी से वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से। अब जैसे कि यहाँ पे जितनी भी पेंडेमिक सिचुएशन थी, तो आप तो जा नहीं पाते थे ऑर्गेनाइजेशन में, काम तो कर नहीं पाते थे, तो आप क्या होता था, तो इन्होंने ब्रिंग योर ओन डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा चल गया था। इसमें क्या होता था कि वो आपको पिन दे देते थे और आपको इजीली वो पिन आप जब अपने डिवाइसेस में डाल देते तो उससे कनेक्ट कर पाते थे और ऑफिशियल वर्क आसानी से कर पाते थे बिना कहीं जाए, वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते थे। तो यही जो टेक्निक है इसको अपनाया गया और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ठीक है। हम सब ने ही वर्क फ्रॉम होम ही किया था, तो इस टेक्निक का यूज़ करके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस क्या था, ये आपको पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये डिस्कस कर लो, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है। डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी कि स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, ये सारे के सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग क्या है, वर्चुअल लर्निंग यानी कि जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वेब का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके हम वर्चुअली आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। मैं आपसे इंफॉर्मेशन से शेयर कर रही हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये वर्चुअल लर्निंग के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 75। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन द इंक्लूसिव एजुकेशन एज टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप with the general community at all the levels as equal partners to prepare them for a normal growth and to enable them to face life with courage and confidence.
मतलब इनमें से ऐसी कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बात करती है, ऐसी कौन सी यहाँ पे ये बात कर रही है किसके बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, कौन सी कमेटी या कौन सी ऐसी कमीशन है जो बात कर रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हैंडीकैप्ड को जनरल कम्युनिटी के साथ, हर लेवल पे इक्वल पार्टनरशिप होनी चाहिए और उनकी नॉर्मल ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ की जो यहाँ पे चैलेंजेस है उसको फेस कर पाए कॉन्फिडेंस के साथ और करेज के साथ। तो ये कौन बात करता है, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल बात कर रही है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बात करता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बात कर रही है, स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन यहाँ पे बात कर रही है। ये आपको राइट आंसर बताना है, फिर उसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और आप पॉइंटर्स लिख सकते हो। ठीक है, okay, so friends, here you can see the right answer of this question which is okay, so इसका जो right answer है हमारा वो थर्ड है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1986, ये बात करती है आपकी कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है हैंडीकैप को जनरल कम्युनिटी के साथ हर लेवल पे और इक्वल पार्टनरशिप यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कीजिएगा, एक मिनट। ओके, फिर से कंटिन्यू करते। ये जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है जो कि 1986 के अंदर आई है, ये क्या बात कर रही है, ये आपको बात करती है कि हमें किस तरीके से इंटीग्रेट करना है फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड किसको, पर्सन को, ताकि वो क्या करें, जनरल कम्युनिटी के साथ इक्वल पार्टनर्स बन पाए। ठीक है, उनको यहाँ पे मेन स्ट्रीम कर पाए, उनको यहाँ पे मतलब मार्जिनलाइज वो फील ना करे, उनके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस हम इंक्रीज कर पाए, उनके करेज को डेवलप कर पाए। तो ये आपके कौन बात करता है, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बात करती है 1986। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट था मेन कि हमें इंटीग्रेट करना है एजुकेशन को। ठीक है, इंटीग्रेट करना है एजुकेशन को, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मेन स्ट्रीम करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बात की कि जितने भी हमारे जो डिफरेंटली एबल के लिए स्कूल्स थे, तो उनको आपको ये नहीं करना कि जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं तो उनको आप डिफरेंटली जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बने, स्पेशल स्कूल्स में उन पे आप उनको एनरोल करो। ये कहते थे कि आपको एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, उन्हें इंटीग्रेट करो ताकि ये बच्चे जो नॉर्मल बच्चों के साथ हैं उनके साथ मेन स्ट्रीम में ही एजुकेशन को प्राप्त कर पाए। ठीक है, और इसी तरीके से वो कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाए। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी जो 1986 में आई थी, ये क्या एम्फेसाइज करती थी, ये एम्फेसाइज करती थी कि डिस्टेंस और ओपन लर्निंग सिस्टम भी यहाँ पे उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो बच्चे हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर लर्निंग को, तो उनके लिए डिस्टेंस और ओपन लर्निंग का सिस्टम भी यहाँ पे डेवलप करें। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेन टारगेट क्या था, इनका मेन टारगेट ग्रुप था यहाँ पे विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ये इसके हमारे मेन कौन थे, मेन इन्होंने टारगेट था कि इनको हमें सशक्त करना है, इनको इंक्लूसिव एक एजुकेशन सेटअप इनके लिए लेकर आना है। ठीक है, तो ये हमें कौन बात करता था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बात करती थी 1986 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एडिक्वेट अरेंजमेंट हमें करवाने थे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो कि डिफरेंटली एबल है। वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी जब भी बात आएगी तो वो 1986 की पॉलिसी के तहत आएगी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आएगी। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि 1992 में आया है। ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है 1992 में आया है, ये पार्लियामेंट ने पास किया था। और इन्होंने क्या मैंडेट किया था, इन्होंने ये एक्ट यहाँ पे मैंडेट करता था स्पेशल टीचर, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल टीचर लेकर आओ जो कि डिफरेंटली एबल बच्चों की नीड्स को यहाँ पे केटर कर पाए। अगर बच्चा यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल बच्चों को वो केटर कर रही है, तो टीचर को भी उतना ही क्वालिफाई होना चाहिए अगर उनकी नीड्स को फुलफिल करना है तो। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी टीचर पनिश करती है किसी बच्चे को, तो उसके खिलाफ कड़े एक्शन लेने की भी यहाँ पे बताया गया था, सजेस्ट किया गया था कि कड़े एक्शन भी लो अगर कोई टीचर इन बच्चों को पनिश करती है तो। ठीक है, ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की थी ट्रेनिंग पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आना था ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर। यहाँ पे प्रोफेशनल्स डीलिंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिखे थे, किसके लिए, टीचर्स के लिए, कि ट्रेनिंग कैसे करवाए टीचर्स के लिए जो कि इन पर्सन विद डिसेबिलिटी बच्चों के साथ डील कर रही है, तो उनके लिए कुछ मिनिमम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए एजुकेशन के, तो ये रिकमेंड किया गया था। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को प्रमोट करने का बढ़ावा दिया था अकॉर्डिंग टू रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा आप ये देख लो, जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल है, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर आया है। ठीक है, ये आपको दिखा हुआ है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 1990, तो ये किसके बारे में बात करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल एंड द फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ये है, ये आपका 1990 में आया है। ठीक है, 1990 के अंदर यहाँ पे आया है। ये एक तरह का वाइड और सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो कि क्या है, अक्टूबर कंसल्टेशन कब हुई थी इसकी, अक्टूबर 1989 में इसकी कंसल्टेशन हुई थी। ठीक है, इंटर एजेंसी कमीशन है ये, जो इस्टेब्लिश की गई थी किसकी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी। सो फ्रेंड्स, ये भी आपको इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी कि हमें किस तरीके से यहाँ पे बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है। एजुकेशन यहाँ पे किस तरीके से इंश्योर करना है कि वो हर एक पर्सन के लिए हो। ठीक है, एक इंक्लूसिव सेटअप हो, और यहाँ पे बेसिक एजुकेशन को हम किस तरीके से प्रोवाइड कर पाए, चाहे वो यूथ हो चाहे वो अडल्ट हो, और इफेक्टिवली वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी वर्ल्ड डिक्लेरेशन के अंदर। यहाँ पे मेन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी कि हम एजुकेशन क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और ये हर एक पर्सन को होना चाहिए, चाहे वो डिफरेंटली एबल हो या ना हो, चाहे नॉर्मल हो, विमेन हो, मैन हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता हो, तो हर किसी को हक है कि वो इक्वल एजुकेशन को प्राप्त कर पाए। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हो एजुकेशन की। ठीक है, वो हेल्प ये क्या इंश्योर करती है कि एजुकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो, सेफर हो, हेल्दियर हो, प्रॉस्परस लेकर आए एक इंसान के जीवन में, एनवायरमेंटली साउंड करे। ठीक है, इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूट करे, सोशल इकोनॉमिक को, कल्चरल प्रोग्रेस को वो यहाँ पे क्या करे, प्रमोट करे। तो इस तरीके की एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन क्या है, इन्होंने एजुकेशन को एक इंडिस्पेंसिबल की तरह डिनोट किया, मतलब इसका यहाँ पे जो दर्जा है एजुकेशन का वो सर्वप्रिय है, जिसको हम यहाँ पे खंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। एजुकेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट करार किया गया। इसके अलावा यहाँ पे ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया गया ट्रेडिशनल नॉलेज, कि यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी कल्चर की जो वैल्यूज़ है, कल्चरल जो हेरिटेज है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा आपको वर्ल्ड डिक्लेरेशन ने कहा कि यहाँ पे आपको क्या है, प्रेजेंट की जो ज़रूरतें हैं उसको तो केटर करो, लेकिन उसके साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है उसकी नीड्स को भी केटर करते हुए हमें यहाँ पे काम करना चाहिए, और यहाँ पे बेसिक एजुकेशन को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन जो कि 1990 में आया था, ये इंपॉर्टेंट बात आपको की गई थी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा अब बारी आती है IEDC यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसके बारे में बात करते हैं, 1974 में आई थी। ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि 1974 में
तो लॉन्च हो गई थी, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में इसको रिवाइज किया गया था। और ये क्या करती थी, ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती थी मॉडरेटली और डिसेबल चिल्ड्रन को। किसके अंदर, जनरल स्कूल सिस्टम में, मतलब जो नॉर्मल स्कूल सिस्टम है, जनरल स्कूल सिस्टम है, उसके अंदर ये एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करती थी जो कि डिफरेंटली एबल बच्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस स्कीम का स्कोप क्या था, ये स्कीम आपका जो प्री स्कूल जो ट्रेनिंग आपको ये प्रोवाइड करती थी, काउंसलिंग देती थी टीचर्स को, पेरेंट्स को, कम्युनिटी को, कि हम किस तरीके से जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके प्रति जागरूकता हम जगा पाए, अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाए, और किस तरीके से उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हम काउंसिल कर पाए, कम्युनिटी का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो, अगर हमें यहाँ पे सेफर और इंक्लूसिव सेटअप बनाना है डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए। तो ठीक है, जो आपकी IEDC स्कीम है ये आपको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती थी, कई तरीके की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती थी डिसेबल बच्चों को। ठीक है, जैसे कि बुक्स देना, फ्री बुक्स देना, स्टेशनरी देना, ट्रांसपोर्ट और रीडर्स का जो अलाउंस उन्हें मिलता था। अगर मान लो कोई डिफरेंटली एबल है, विजुअली ब्लाइंड है, तो उसी से रिलेटेड उसको एड्स प्रोवाइड करना फ्री में। ठीक है, और स्टेशनरी उन्हें प्रोवाइड करना। तो ये सब कुछ आपका IEDC के अंदर आता था, और सारे के सारे ये बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश करती थी कि हमें हर तरीके के बैरियर्स को रिमूव करना है। ठीक है, हर तरीके के बैरियर को हमें यहाँ पे रिमूव करना है और एक अच्छी इंक्लूसिव एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ और अलाउंस है, कुछ और प्रोविजंस है जो कि हमें IEDC ने दिए हैं। कुछ और प्रोविजंस क्या है कि यूनिफॉर्म अलाउंस होना चाहिए ₹50 का पर एनम। इसके साथ साथ बुक और स्टेशनरी का जो अलाउंस है वो 400 पर एनम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बात करती थी कि ₹50 पर मंथ आपको देना है डिसेबल बच्चे को। ठीक है, अगर वो हॉस्टल से यहाँ पे वो रहता है या दूर रहता है, ठीक है, कोई यहाँ पे उनसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको नहीं लेने, तो ये सब कुछ आपको देती थी। इसके अलावा रीडर अलाउंस देना, ₹50 देना पर मंथ ब्लाइंड बच्चों को आफ्टर क्लास 5। ठीक है, स्पोर्ट अलाउंस देना यहाँ पे ₹50। सिमिलरली जो हैंडीकैप बच्चे हैं, हैंडीकैप जो चिल्ड्रन हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी, उनको डिसेबिलिटी है, यानी कि वो चल नहीं पाते अगर तो उनको यहाँ पे अलाउंस देना, ₹75 पर मंथ उनको प्रोवाइड करना। तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। और मैक्सिमम जो टीचर्स यहाँ पे हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उन्हें ₹2000 देना। ठीक है, इक्विपमेंट की जो वो कॉस्ट है वहाँ पे 2000 पर स्टूडेंट आपको देना है प्रायर 5 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको IEDC के अंदर दिया हुआ है, कुछ प्रोविजंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन के एक एक पॉइंटर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि अगर हम एक को डिस्कस करेंगे, मतलब मेन आंसर को डिस्कस करेंगे, तो बाकी के पॉइंटर्स छूट जाएंगे और आने वाले पेपर के अंदर ये चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन बने। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, हम इन सबको डिटेल में डिस्कस हमें कर लेना चाहिए, हम वही कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। ये क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 तरीके की स्टेटमेंट दी हुई है, एक तरफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। आपको दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है और फिर इसका राइट आंसर देना है। In addition to the fact that growth is continuous, it can be relatively rapid in certain stages of development. इस तरह की स्टेटमेंट्स को आंसर करने का सबसे मेन मोटिव यही है कि सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को आप एक एक करके ध्यान में पढ़ें। ठीक है, और फिर जाके आप इसका आंसर दें और रिलेट करने की कोशिश करें, क्या जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 के रिस्पेक्टिवली कही गई है, रिलेट करती है कि नहीं, तब जाके आप इसको आंसर कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रही है कि जो ग्रोथ है हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है और ये जो रिलेटिवली रैपिड होती है हर एक स्टेजेस में हमारी जो डेवलपमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, एक तरह का प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जो क्या करता है, ये फॉलो कर रहा है पैटर्न को फॉलो करता है फिजिकल डेवलपमेंट का, जो सेफेलो कॉर्डल के सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो इंक्रीज करती है, कंक्रीट लेवल से एब्स्ट्रैक्ट लेवल की तरफ आपका डेवलपमेंट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट आपका दूसरा होगा कि स्टेटमेंट 1 ठीक है या सेकंड फॉल्स है, और आगे जाके देख लो क्या क्या ये आपको दे रहा है। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज, इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 आपको कह रहा है ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारा कॉन्टिन्यूअस है, आपको पता है ग्रोथ हमारी चलती है लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सर्टन स्टेजेस के अंदर रैपिड होता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो फॉलो करता है वो सेफेलोपॉडल सीक्वेंस के अंदर चलता है। सेफेलोपॉडल सीक्वेंस यानी कि आपका हेड टू टो आपका डेवलपमेंट होता है, कि पहले आपका सर बनता है फिर आपका टो आपका बनता है, ठीक है। सेफेलोपॉडल ये आपका प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, कि एक प्रोसेस होता है सेफेलोपॉडल, दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये इस प्रिंसिपल में अंतर होता है, ठीक है। और जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो किसकी तरफ जाता है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले सिंपल चीजें डेवलप होती है फिर जाके वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तो ये भी सही है कि जो हमारा मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो पहले क्या होता है, वो कंक्रीट लेवल पे होता है, फिर बाद में जाके वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की तरफ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी होती है, वो करेक्ट है। अभी 2 प्रिंसिपल देख लो, ये सीटेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट के अंदर ही पूछे जाते हैं। अब पूरा पुराना क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो सेफेलोपॉडल प्रिंसिपल और प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ये दोनों ही आपको लिखे हुए हैं, ठीक है, आते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेफेलोपॉडल प्रिंसिपल हमारा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि जनरल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे फिजिकल और मोटरिक डेवलपमेंट होता है जो इन्फेंसी से टॉडरहुड की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हेड से टो की तरफ, यानी कि आपका सर बनता है पहले फिर आपके टो बनते हैं, ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा प्रिंसिपल और डेवलपमेंट है कि जिसमें आपका सबसे पहले सेंटर की चीजें डेवलप होती है, फिर जाके आपकी एक्सट्रीमिटीज बनती है, यानी कि पहले दिल बनता है, दिल का निर्माण होता है, फिर बाद में धीरे धीरे जाके आपके यहाँ पे आउटवर्ड के जो आपके बॉडी पार्ट्स है वो बनते हैं। मान लो जैसे कि यहाँ पे आपके हैंड जो बनता है उसमें किस तरीके से बनता है, पहले लिम्स होते हैं, लिम्स पहले जो बॉडी पार्ट है वो पहले बनते हैं, फिर आपके हैंड बनता है, ठीक है, फिर बाद में जाके आपके यहाँ पे फीट बनती है। पहले आपका यहाँ पे हैंड बनेगा, ठीक है, फिर आपके यहाँ पे जाके फिंगर्स बनेंगे। तो इस तरीके से ये सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाता है, सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड की तरफ जाता है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 77, ये सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे इवेल्युएशन बताना है, इवेल्युएशन को क्या कंसीडर किया हुआ है। इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन एक टेलीलॉजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है, लीनियर प्रोग्रेस है या नोवल चेंज है। सांख्या के अकॉर्डिंग इवेल्युएशन क्या है और इसे क्या कंसीडर किया हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज फर्स्ट। इसका राइट आंसर है सांख्य फिलॉसफी में जब भी बात करते हैं तो सांख्य फिलॉसफी आपके टेलीलॉजिकल प्रोसेस में चलती है। टेलीलॉजी क्या है? सो टेलीलॉजी हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसके जो डिस्क्राइब करते हैं कॉजेलिटी को, मतलब कॉज होना किसी चीज का, जो भी चीज यहाँ पे है एग्जिस्ट कर रही है उसका कोई कॉज है, कॉजेलिटी उसके अंदर आता है जिसका प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, कॉज होता है उसका। यहाँ पे अगर हम देखें टेलीलॉजी की फुल की किस तरीके से यहाँ पे इवेल्युएशन होता है, इवॉल्व किस तरीके से होती है, इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। सो इवेल्युएशन यहाँ पे आपको बताएगी टेलीलॉजिकल इवोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे कभी भी जो पुरुष है और प्रकृति है वो अलग अलग इवॉल्व नहीं होते, यहाँ पे दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट मैनर में क्या है, जो हमारा वर्ल्ड है वो एक तरह का क्रेडेंस देता है, ठीक है, पर्पस ऑफ सोल और सेल्फ दोनों का, क्योंकि पुरुष और प्रकृति हम दोनों की बात करते हैं, सोल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोसेस है, इवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो हैंड इन हैंड चलता है, साथ में चलता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे जो जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस तरह से जो ट्री है वो जिसके अंदर फ्रूट होते हैं, कि ट्री के अंदर क्या है, फ्रूट है, ट्री से ही यहाँ पे फ्रूट का निर्माण होता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो वाटर है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द स्लोप इन द अर्थ सरफेस, मतलब एक चीज हो रही है
तो दूसरी चीज उसको हेल्प कर रही है डेवलप होने में, दोनों हैंड इन हैंड चल रही है, साथ साथ चल रही है। अगर यहाँ पे ट्री के ऊपर फ्रूट लग रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे वाटर तभी फ्लो होता है जब उस यहाँ पे अर्थ का स्लोप की वजह से वो फ्लो कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट किया गया है कि इस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पर्पस को सॉल्व करने में मदद करते हैं। पुरुष प्रकृति हमारी हेल्प कर रही है पुरुष के एग्जिस्टेंस में, इवॉल्व करने में मदद कर रही है, ठीक है। कॉज है जिसका यहाँ पे होना, कॉज होता है जिसका फंक्शन यहाँ पे किसके कारण की तरफ से होता है, ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देख लो, प्रकृति यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, असिस्ट करती है पुरुष को, ठीक है। प्रकृति यहाँ पे असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है पुरुष को। पुरुष हालांकि देखा गया कि इनएक्टिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रकृति उसको हेल्प करती है उसके एग्जिस्टेंस में, ठीक है, उसको यहाँ पे बढ़ावा देने में, उसको डेवलप करने में, सोल का निर्माण करने में, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन करने में। इस तरीके से ये इवोल्यूशन का प्रोसेस हमारा चलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किसका कॉज होता है, किसका इफेक्ट होता है। तो ये कॉज का होना, कारण का होना, प्रकृति का होना एक क्या है, एक कारण है, ठीक है, एक कारण है जिसका प्रभाव एक इंसान के ऊपर पड़ता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होने में मदद करता है। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है, टेलीलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है कि टेलीलॉजी मेनली हमें ग्रीक वर्ड से मिला है, टेलोस यानी कि एंड, लोगस यानी कि रीजन। एक्सप्लेनेशन देखें तो ये एक तरह का पर्पस होना, एक तरह का गोल होना, एक तरह का फंक्शन होना। ट्रेडिशनली इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि किसी चीज का कॉज होना, ठीक है, किसी चीज का कारण होना, जो उसके ओरिजिन में, उसके चेंज में लाने में यहाँ पे एफिशिएंट कॉज है, कारण है, जिस किसी चीज के अंदर चेंजेस लाने में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है कि एक चीज कभी भी सेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हर एक चीज का कारण दूसरे पे यहाँ पे पड़ रहा है। पुरुष और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे की यहाँ पे हेल्प कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 78 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एक तरफ आपको यहाँ पे लिस्ट 1 में सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल दिए हुए, दूसरी तरफ आपको लिस्ट 2 में उसके पावर रिसोर्सेज दिए हुए। ये आपको पता होना चाहिए ये किससे रिलेट है, ये हर्शी और ब्लैंचार्ड्स मॉडल से रिलेट करता है, ठीक है। हर्शी और ब्लैंचार्ड्स मॉडल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, जिसने हमें कई तरीके के स्टाइल्स दिए थे, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स आपको दिए थे, हाई टास्क, लो रिलेशनशिप, हाई टास्क, हाई रिलेशनशिप, डायरेक्टिव स्टाइल, सपोर्टिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल और डेलीगेटिंग स्टाइल, ठीक है। इसका राइट आंसर बताना है आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। ओके, so here you can see the right answer of this question, which is थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर है। अब इसको एक बार पूरा बना लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन से यहाँ पे डायरेक्टिव जो स्टाइल है वो क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो हर्शी और ब्लैंचार्ड्स के मॉडल के अकॉर्डिंग ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि यहाँ पे कोई बेस्ट आपका लीडरशिप मॉडल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपका एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे नहीं होता। हर एक पर्सन को यहाँ पे डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल्स है वो कई तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे 4 तरीके के मेन लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम जैसे कि टेलिंग इसके अंदर आता है, ठीक है, टेलिंग इसके अंदर आता है, इसके अंदर टेलिंग यानी कि आपका डायरेक्टिव स्टाइल, ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसके अंदर आपको वो जो लीडर है वो सिर्फ डायरेक्शंस देता है। इसमें लीडर का जो मेन मोटिव ये होता है कि आप जो ध्यान है वो टास्क के ऊपर ज्यादा हो, और जो अपने जो सब ऑर्डिनेट्स है उनके साथ रिलेशनशिप ये नहीं मेंटेन करते, उनके साथ रिलेशनशिप ही लो होता है, ठीक है। हाई टास्क लो रिलेशनशिप, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह रहे हैं,
डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जिसको हम कह रहे हैं टेलिंग के अंदर होता है कि यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है लीडर का कि सिर्फ और सिर्फ टास्क के ऊपर फोकस करना, उन्हें कोई मतलब नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में। इसके अलावा आपको देखोगे यहाँ पे डायरेक्टिव के बाद आता है सपोर्टिव स्टाइल। सपोर्टिव स्टाइल हमारा एक ऐसा स्टाइल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सपोर्टिव स्टाइल को रिवॉर्ड पावर, अभी पावर के बारे में बाद में बात करते हैं। सपोर्टिव स्टाइल यानी कि सपोर्टिव स्टाइल आपका यहाँ पे होता है सेलिंग होता है। सेलिंग के अंदर क्या होता है, सेलिंग के अंदर यानी कि हाई टास्क, इस तरीके के लीडर जिनका टास्क के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप भी बनाने में अपना ध्यान होता है। ठीक है, ये इस तरीके के आपके आते हैं, ऐसे लीडर इसके अंदर आते हैं। पार्टिसिपेटिव स्टाइल कौन सा होता है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल एक ऐसा स्टाइल जिसके अंदर जो लीडर है उनका मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ पे टास्क के ऊपर कम होता है, टास्क के ऊपर ध्यान यहाँ पे कम होता है उनका। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता टास्क कैसा जा रहा है, मेन मोटिव है उनका कि उन्हें अपने हाई रिलेशनशिप मेंटेन करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। ये इस तरीके के लीडर होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल जिसको कह रहे हैं। अगर आप माउंटेन ब्लैक के उसमें देखोगे तो वहाँ पे जो कंट्री क्लब वाले जो होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, यही होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पे खुश रखना और इन्हें कोई मतलब नहीं होता टास्क कैसा जा रहा है। इसके अलावा जो डेलीगेटिंग स्टाइल होते हैं, डेलीगेटिंग अगर आप देखोगे, डेलीगेटिंग वाले ऐसे लोग जिनका दोनों ही लो होता है, ये ना ही काम पे ध्यान देते हैं, लो टास्क होता है, लो रिलेशनशिप, ना ही अपना इंटरेस्ट रखते हैं रिलेशनशिप बनाने में अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और ना ही ये अब टास्क के ऊपर फोकस होने में विश्वास रखते हैं। ये दोनों ही लो होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया है। अब एक तरफ आपको पता चल गया कि एक तरफ इनको आपको बताना था कि लीडरशिप स्टाइल क्या है। आई होप सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल आपको पता चल गए होंगे ये किस तरीके से रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ग्राफ के थ्रू देखें, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखें अगर, तो यहाँ पे हमेशा जो एक्स एक्सिस पे आप बनाते हैं और वाई एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका टास्क आता है। ठीक है, टास्क हमेशा यहाँ पे आता है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका क्या आता है, वाई एक्सिस पे अपनी सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पे बांटते हो सबको। ठीक है, इस तरीके से आप इनको रैंक देते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी कि 0 से 9 तक यहाँ पे हाई रैंकिंग है। ठीक है, 0 से 9 तक यहाँ पे हाई रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो दोनों ही लो होते हैं, 1 जिसको आप कह रहे हो, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे लो है। डेलीगेटिंग स्टाइल यहाँ पे है। ठीक है, डेलीगेटिंग स्टाइल दोनों ही लो है, इम्प्रोवाइज काइंड ऑफ पर्सन है, डेलीगेटिंग स्टाइल है, तो ये इसके अंदर आते हैं डेलीगेटिंग, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, डेलीगेटिंग जिसको कह रहे हैं, डेलीगेटिंग को हमेशा यहाँ पे डिनोट करते हैं आपके किससे, सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल S4 से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका आता है टास्क ओरिएंटेड जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड कौन से होते हैं आपके, देखिए कौन से होते हैं, डायरेक्टिव स्टाइल वाले। ठीक है, डायरेक्टिव स्टाइल वाले, डायरेक्टिव वाले कौन से होते हैं, इनका जो मेन फोकस होता है वो सबसे ज्यादा टास्क पे होता है, लो हमारा किसके ऊपर होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में। और ये कौन सा होता है, इनको रैंकिंग S4 देते हैं। S4 सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल S1 इसके अंदर आता है। फिर आता है आपका यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, डायरेक्टिव हो गया, डेलीगेटिंग हो गया। अब बारी आती है सपोर्टिव कौन से होते हैं। ठीक है, सपोर्टिव यहाँ पे सपोर्टिव वाले हमेशा हमें सेलिंग कहते हैं, सेलिंग वाले। ठीक है, यानी कि जिसको हम S2 कह रहे हैं, इनका क्या है, ये आपके दोनों ही ज्यादा होते हैं, रिलेशनशिप बनाने में भी अच्छे होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और टास्क के ऊपर भी उतना ही फोकस होता है, दोनों ही हाई होता है इनका सपोर्टिव। और लास्ट में जाके आता है आपका यहाँ पे पार्टिसिपेटिव। ठीक है, पार्टिसिपेटिव जिसको कह रहे हैं, पार्टिसिपेटिव के अंदर क्या है, पार्टिसिपेटिव के अंदर यहाँ पे आपका क्या है, रैंकिंग किस तरीके से दोगे पार्टिसिपेटिव को। पार्टिसिपेटिव में आपका लो टास्क आता है और हाई रिलेशनशिप आता है, यानी कि लो टास्क हमारा यहाँ पे 1 है और हाई हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हम ये बनाते हैं।
ये आपका पूरा का पूरा स्टाइल होता है सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल का, और इसी तरीके से हम ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देखो, ये पावर आपको दी हुई है। पावर क्या होती है आपको बताता है, पोजिशनल पावर्स और ये पर्सनल पावर। आपको रिलेट करके बताना था कि इस तरीके के लीडर यानी कि डायरेक्टिव स्टाइल के लीडर वो किस तरीके के होंगे, पावर कैसी होगी उनके पास। तो फ्रेंड्स इनके पास डायरेक्टिव स्टाइल वाले के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा ये डोमिनेटिंग टाइप के होगी। ठीक है, डोमिनेटिंग टाइप के होंगे यहाँ पे ये पर्सन, डोमिनेट टाइप के होंगे, यानी कि कोर्सिव पावर इनके पास होगी, दूसरों पे हुक्म चलाने वाले ये होते हैं, कोर्सिव पावर जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे जो बी यानी कि सपोर्टिव स्टाइल वाले कौन से होते हैं, रिवार्ड पावर, ये रिवॉर्ड देते हैं, ये और प्रमोट करते हैं काम, ताकि काम भी अच्छा रहे और यहाँ पे हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है वो मोटिवेट भी हुए, तो उनको ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, रिवॉर्ड पावर इनके पास होती है। इसके अलावा यहाँ पे सी यानी कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल के अंदर आपका सेकंड आता है यानी कि इंफॉर्मेशन पावर। पार्टिसिपेटिव स्टाइल में हमेशा ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, इट्स व्हाट यू नो। ठीक है, हमेशा ये इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे डी यानी कि डेलीगेटिंग स्टाइल के अंदर एक्सपर्ट पावर, डेलीगेट को यानी कि ऐसे लोग जिनको एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट पावर के अंदर आता है, तो ये आपकी इस तरीके से होगी। आपको पावर के बारे में लिखा हुआ है। लेजिटिमेट की बात कर रहे हैं, लेजिटिमेट यानी कि फॉर्मल अथॉरिटी, आपकी फॉर्मल अथॉरिटी जैसे कि सीईओ होगी, लेजिटिमेट पावर यहाँ पे होगी, एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, ये हो गया, इसको आप डेलीगेटिंग भी कह सकते हो। ठीक है, डेलीगेटिंग है, एक्सपर्ट पावर इनके पास है। इसके अलावा रिवॉर्ड वाले कौन से, रिवॉर्ड यानी कि जो आपके सपोर्टिव में आते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एक्सपर्ट पावर, यहाँ पे डेलीगेटिंग आ गया, एक्सपर्ट पावर, लेजिटिमेट अथॉरिटी आ गई, एक्सपर्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया डेलीगेटिंग। फिर आता है रेफरेंट पावर, जो आप रेफर कर रहे हैं, इस तरीके की पावर इनके पास होती है। ठीक है, इसके अलावा कोर्सिव हमारे हमेशा टास्क वाले होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, सिर्फ ये डोमिनेट करते रहते हैं, पनिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, मेन फोकस होता है काम के ऊपर। लेजिटिमेट यानी कि बॉस, रिवॉर्ड पावर यानी कि बाइबरी, कि ये कुछ आपको रिवॉर्ड देते हैं ताकि आप रीइंफोर्समेंट आपका बरकरार रहे। कोर्सिव यानी कि आपको प्रोटेक्शन रैकेट, ये आपको मतलब डंडे के जोर पे काम कराने वाले। रिसोर्स पावर यानी कि कंट्रोलिंग एक्सेस इनके पास होता है। ठीक है, पर्सनल पावर यानी कि रेफरेंट पावर, एक्सपर्ट पावर, स्पेशल एबिलिटीज, इंफॉर्मेशन पावर यानी कि इट्स व्हाट यू नो, और कनेक्शन पावर यानी कि एंड हु यू नो, कनेक्शन यानी कि लिंकेजेस ये बनाना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया 78 वाला, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ये पहले भी मैंने यहाँ से आपको कराया हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 79 ये क्या कह रहा है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। असर्शन क्या है, रीजन क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है कि असर्शन क्या कह रहा है, और फिर रीजन देखना है, एक एक करके पढ़ना है, फिर आपस में रिलेट करना है कि इसी का यही रीजन है असर्शन का कि नहीं। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। Okay, so here you can see the right answer of this question, which is इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। पहला क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट करता है प्रमोशन ऑफ रिसर्च, ठीक है, और डेवलपमेंट को और इनोवेशन को, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमेशा ही सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है रिसर्च को, ताकि डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो और हमारी कंट्री का ग्रोथ हो सके। ये सही है। रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक इनपुट होता है डेवलपमेंट का। ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ो क्वेश्चन को। असर्शन क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है रिसर्च को, क्योंकि बिकॉज लगा लिया करो, बिकॉज या एज करके, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक इनपुट है डेवलपमेंट का। तो यही सही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेसिक इनपुट है डेवलपमेंट का, तो इसलिए हमें प्रमोट करना चाहिए। तो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए जो आपका फर्स्ट है
आर, ए आपका करेक्ट रीजन है, असर्शन का करेक्ट रीजन हमारा आर है और आर हमारी एक्सप्लेनेशन है करेक्ट ए की। ठीक है, ये इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, ये वाला क्वेश्चन है वेदांत फिलोसफी से रिलेटेड है। आपको बताना है ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो कि असेंटेटेड है बाय द वेदांत फिलोसफी। अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस विद ऑल ऑफ द 3 Qs, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल, एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब वेदांत फिलोसफी किसके बारे में बात करता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पता है वेदांत फिलोसफी हमने पहले भी डिस्कस किए हुए, अलग से सेशन है। वेदांत फिलोसफी किसके बारे में बात करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देती हूँ। वेदांत फिलोसफी हमारी सेल्फ डिसिप्लिन की बात करती है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, एक मिनट इसको मैं लिख देती हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में आपको बताती है। इसके अलावा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के बारे में बताती है कि किस तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हम यहाँ पे बढ़ाए। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो वेदांत के अंदर कई तरीके के वेद है, ये भी हमने डिस्कस करे। 4 वेद इसके अंदर होते हैं। ठीक है, 4 वेद इसके अंदर होते हैं, ये हमने बताया था। इसके अंदर जो हमारे वेदांत है, जो फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं वेदांत फिलोसफी के अंदर, उसको हम उपनिषद से डिनोट करते हैं। ठीक है, उपनिषद इसके अंदर आते हैं, उपनिषद इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उपनिषद इसके अंदर है जो कि क्या है, फिलोसफिकल टीचिंग्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। इसके अलावा वेदांत ही एक ऐसी फिलोसफी है, वो तीनों चीजों की बात करती है, जो कि काफी होलिस्टिक है। ये गॉड के बारे में बात करती है, सोल के बारे में बात करती है और मैटर के बारे में बात करती है। ठीक है, तीनों के बारे में ये बात कर रही है। सोल के बारे में, आपकी मैटर के बारे में भी बताती है कि मैटर भी इंपॉर्टेंट है, सोल भी इंपॉर्टेंट है और आपका गॉड भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 तरीके के वेद होते हैं इसमें, आपको पता है। इसके अलावा वेदांत फिलॉसफी में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, किसका कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वेदांत फिलॉसफी में शंकर जी का कॉन्सेप्ट और रामानुजाचार्य का कॉन्सेप्ट, ये भी मैंने कराया हुआ है। अब इसको ध्यान में रख के जो पॉइंटर्स बताए, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। Okay, so here you can see the right answer of this question, which is 4th इसका राइट आंसर है, 4th इसका राइट आंसर है। वेदांत फिलॉसफी क्या है, वेदांत फिलॉसफी हमारी बात करती है इंटेलिजेंस की, तीनों तरीके की इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की, इमोशनल क्वेश्चन की और सोशल क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन कि सोसाइटी के साथ किस तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाए, सोसाइटी का क्या क्वेश्चन है, सोशल रिलेशनशिप हम मेंटेन कर पाए। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की कि हमेशा हमें एक ऐसी एजुकेशन जो इंक्लूसिव हो, जहाँ पे सभी समान एजुकेशन हम प्राप्त कर सके और एजुकेशन सबके लिए हो। यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं आता, ये गलत है। वोकेशनलाइजेशन की बात नहीं करता वेदांत फिलॉसफी, और ना ही ये बात करता है रेप्टेलियन लीडरशिप मॉडल की। रेप्टेलियन लीडरशिप मॉडल यानी कि ऐसा, मतलब रेप्टेलियन यानी कि जहरीला लीडरशिप मॉडल, ऐसा लीडर जो जहर उगलता है, ठीक है, जो कि हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ गलत व्यवहार करता है, तो ये इसको भी प्रमोट नहीं करता। वही बताने था जो वेदांत फिलॉसफी प्रमोट करती है, सबके लिए एजुकेशन समान हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि तीनों क्वेश्चन को डेवलप करे, इंटेलिजेंस को भी, इमोशनल को भी और सोशल को भी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकसेस ऑन इंटररिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, स्कोप, सीक्वेंस, आर्टिकुलेशन या कॉन्टिन्यूटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज 3rd। इसका राइट आंसर है आर्टिकुलेशन, इसके अंदर आता है एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम। यहाँ पे फ्रेंड्स करिकुलम क्या है, ये हमें यूनिट 5 में मिल जाएगा, डिटेल कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, यूनिट 5 में
यूनिट 5 में। यहाँ पे करिकुलम डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करिकुलम डिजाइन के बारे में बात करें तो करिकुलम डिजाइन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, करिकुलम डिजाइन हमारा एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं कि हमें किस तरीके से एक अच्छा कोर्स वर्क तैयार करना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। करिकुलम ना सिर्फ यहाँ पे बच्चों के लिए प्रिपेयर होता है, टीचर्स के लिए भी करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी करिकुलम यहाँ पे प्रिपेयर होता है। एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है ये, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपके एक तरह का कोर्स वर्क जिसके अंदर कंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे जो भी करिकुलम हम बनाते हैं वो किसी पर्पस से बनाते हैं। एक पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम डिजाइन करते हैं, और एक तरह के टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं। इस करिकुलम में जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो एक तरह का सिस्टमेटिक मैटर एनालिसिस हम करते हैं कि हमें कौन कौन से कंटेंट को केटर करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें बनाने हैं, क्या एम्स होने चाहिए, उस एम्स को किस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करें, किस तरीके से इम्प्लीमेंट में लेकर आए, इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या वो हमें आउटकम दे। तो इन सब को स्टडी किया जाता है करिकुलम के डिजाइन के अंदर। यहाँ पे जब भी करिकुलम बनाते हैं तो वो एक तरह का प्रिस्क्रिप्टिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि वो आपको डायरेक्शन देता है कि ये चीजें हमें चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, एक प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आपको देता है। और जब भी हम करिकुलम प्रिपेयर करते हैं तो ये करिकुलम कौन प्रिपेयर करता है, ये हमारी अथॉरिटी प्रिपेयर करती है। या तो स्कूल टीचर यहाँ पे प्रिपेयर करिए, अथॉरिटी में है जो, या स्टेट यहाँ पे डेवलप करके देता है, या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डेवलप करके देता है। तो ये करिकुलम आपका अथॉरिटी प्रिपेयर करती है। मेन एम क्या होता है हमारा करिकुलम का कि हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को परफॉर्म कर पाए, इम्प्रूव कर पाए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशंस होते हैं करिकुलम की। डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे डायमेंशन है स्कोप। स्कोप के बारे में ये बात करता है, ठीक है। स्कोप क्या है, यहाँ पे स्कोप जो डिफाइन करता है कंटेंट के टॉपिक्स को, कि स्कोप क्या है, ये कहाँ तक आगे जाएगा करिकुलम। ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए आप करिकुलम बना रहे हो, मतलब स्मॉल नीड्स को कैटर करने के लिए बना रहे हो, या फिर आप करिकुलम ऐसा बना रहे हो जो ब्रॉडर कैटेगरी को यहाँ पे उनके नीड्स को फुलफिल कर पाए, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ब्रॉडर हो, उनको ये कैटर कर पाए। तो ये जो स्कोप को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है कि ये लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए, या फिर आगे बड़ी टाइम ड्यूरेशन के लिए है, या फिर यहाँ पे जनरल है ये जो करिकुलम। तो इन सबको ध्यान में रख के हम स्कोप बनाते हैं। स्कोप के अकॉर्डिंग ही जो करिकुलम के अंदर कंटेंट होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सारी की सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। स्ट्रेटेजीज भी स्कोप के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मान लो अगर आपने विजन तो बना दिया यहाँ पे कि मुझे 1 साल तक के अंदर ये इम्प्लीमेंट करके लेकर आना है, लेकिन आपने उसके अंदर इतने सारे कंटेंट डाल दिए, इतने सारे ऑब्जेक्टिव बना दिए जिसका टेन्योर 5 साल हो रहा है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आप उतना ही यहाँ पे स्कोप बनाओ, उतने ही आपका स्कोप के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने आने चाहिए, वही आप ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर लेके आओ। फिर आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या बात करता है, सीक्वेंस बात करता है कि आपके यहाँ अरेंजमेंट्स कैसे है, ठीक है। अरेंजमेंट्स कैसे है आपके यहाँ पे, कंटेंट्स किस तरीके से हायरार्की में आए हैं लेवल वाइज, कि एक पहले आप क्या करोगे, एम्स बनाओगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे एम्स बनाओगे, एम्स के बाद आप एम्स यानी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे। फिर बाद में आप कंटेंट्स डिसाइड करोगे, कंटेंट डिसाइड करने के बाद स्ट्रेटेजीज बनाओगे, कंटेंट्स के अंदर रिसोर्सेस आ जाएगी, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजीज बनाओगे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, फिर बाद में जाके इवैल्यूएट करोगे। तो करिकुलम डिजाइन हमेशा एक सीक्वेंस वाइज चलता है, सीक्वेंस की तरह चलता है। फिर आता है आपका कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या है, तो कॉन्टिन्यूटी आपको बताता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो करिकुलम है का जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ चले। मतलब मान लो अगर एक करिकुलम में आप यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, एक स्टेज पे यहाँ पे चीजों को केटर करते हुए आगे जाके वो लेकर जा रहे हैं। जैसे कि करिकुलम क्वांटिटी कैन रेफर टू द ट्रांजिशन प्यूपिल्स एक्सपीरियंस फ्रॉम वन स्टेज टू द स्कूलिंग टू अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे जो करिकुलम तैयार किया जाता है, यहाँ पे आपको क्लास, अगर मान लो आप क्लास 2 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 2 में आपका एक तरह से फाउंडेशन की तरह वो काम करती है आपकी आने वाली क्लास 3 में, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे क्लास 2 की फाउंडेशन अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आगे जाके ही क्लास 3 में आपकी स्मूथ ट्रांजिशनिंग हो पाएगी, आप तभी ही मास्टरी को क्रिएट कर पाओगे। इसलिए जो करिकुलम होता है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता है।
ताकि हमारे बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ चल पाए, कोई ब्रेक डाउन ना हो, स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए, कि एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर टिकी होती है, कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ पे चलते हैं। अगर बेस फाउंडेशन हमारा क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, तो आगे जाके ही वो आने वाली क्लास यानी कि क्लास थर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी में ही करिकुलम चलता है, क्लास टू क्लास हमारा मूव करता है। सॉरी। इसके अलावा इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन हमारा यानी कि ये बात करता है आपका जो करिकुलम है वो ना सिर्फ डिसिप्लिन की नॉलेज दे, यहाँ पे इंटीग्रेट करो, लाइफ स्किल्स से यहाँ पे लेकर आओ। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ना सिर्फ डिसिप्लिन की नॉलेज दो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस इसकी नॉलेज दो, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी नॉलेज आपको उनको दो, रियल लाइफ नॉलेज दो, उनको बच्चों को एक्सपीरियंसेस दो। तो उसके ऊपर भी ये डायमेंशन के ऊपर काम करता है। एक इंटीग्रेटेड करिकुलम यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिला था आर्टिकुलेशन क्या है ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आर्टिकुलेशन भी आपका सीक्वेंस की तरह काम करता है, लेकिन ये ग्रेड लेवल पे काम करता है और ये अक्रॉस सब्जेक्ट्स की तरफ काम करता है। अब ये है क्या, जैसे कि आपको एग्जांपल मैं देती हूँ। यहाँ पे जो मैथ्स करिकुलम को देखें तो टीचर का जो बेसिक अलजेब्रा होता है, जो वो होता है वो टुवर्ड द एंड ऑफ द स्कूल ईयर बिगिन टू टच सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। मतलब अगर मैथ्स के करिकुलम में बना रहे हो टीचर जो मैथ्स का करिकुलम बनाती है, तो टीचर इसी तरीके से करिकुलम बना रही है कि आने वाली क्लास का वो बेस हो। जैसे अभी आपने डिस्कस किया ना कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की तरफ चल रहा है, वो इसी तरीके से आपका चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी की तरह ही ये चलता है। जो ज्योमेट्री की जो टीचर है नेक्स्ट स्कूल ईयर में बिगिन विद सम द मोर एडवांस अलजेब्रा। मान लो अगर आपने एक टॉपिक टच किया है क्लास सेकंड में, आपने बच्चे को अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया है, अलजेब्रा का आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया है, तो यही अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है जो आपने बच्चों को पढ़ाया है क्लास 2 में, वो एज अ फाउंडेशन की तरह काम करेगा और यही आगे जाके जो टीचर है इसी कॉन्सेप्ट को ब्रॉडर और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारा आर्टिकुलेशन होता है, आर्टिकुलेशन यानी कि चेंजेस लेकर आना उसी के अंदर और एडवांस कर देना इसको। ठीक है, एडवांस कर देना ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के आर्टिकुलेशन को, इस तरीके के एडवांसमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ये वर्टिकली चलता है, वर्टिकली चल रहा है, मतलब एक सीध में चल रहा है, क्लास सेकंड से क्लास थर्ड यानी कि क्लास ग्रेड थर्ड से ग्रेड 4 इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। आर्टिकुलेशन यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है, हॉरिजेंटल तरीके से। हॉरिजेंटल तरीके से किस तरीके से हो सकता है कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आर्टिकुलेशन कैन हैपन विद इन द ग्रेड बट अक्रॉस द डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब सेम ग्रेड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी आर्टिकुलेशन हो सकता है करिकुलम में। वो किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें या साइंस में और मैथ्स की क्लासेस में कवर कराई जा रही है टीचर के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, वो केमिस्ट्री में भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके का आर्टिकुलेशन भी देखने को मिला है। इस तरीके के आर्टिकुलेशन को हम हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन कह रहे हैं कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट में, मतलब विद इन द सेम ग्रेड दो सब्जेक्ट में आपके दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, हॉरिजॉन्टली, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन कह रहे हैं। ठीक है, विद इन द ग्रेड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम यहाँ पे आर्टिकुलेट करते हैं अपने करिकुलम में। यहाँ पे आपको बताया था इंटर रिलेटेडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटर रिलेटेडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल आपके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन की बात कर रहा है कि करिकुलम में विद इन द सेम ग्रेड यहाँ पे आर्टिकुलेट हो रहा है। दो सब्जेक्ट में आप जो कॉन्सेप्ट है वो सेम यूज हो रहा है। ठीक है, मैथ्स में भी वही यूज हो रहा है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी वही यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से बताया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन के नाम से जाना गया। और आर्टिकुलेशन क्या है, सीक्वेंस कर रहे हैं अक्रॉस ग्रेड लेवल और अक्रॉस द सब्जेक्ट करिकुलम में। ठीक है, तो आई होप ये आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज हमने टोटल क्वेश्चंस 10 कर लिए। जो कल जो सेशन में कंडक्ट कराऊंगी उसके अंदर आने वाले जो कॉन्सेप्ट के जो डिटेल में और हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा? यू कैन प्रोवाइड मी अ फीडबैक। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस सेशन से। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कल यहाँ पे आपकी क्लास कंडक्ट करवाऊंगी मैं नून में, यानी कि 12 बजे के अराउंड क्लास यहाँ पे कंडक्ट होगी। उसके अंदर और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में अपना सेशन ये लेकर आऊँगी आप सबके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ऐसे ही। अगर कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर आप पूछ सकते हो, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे BYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमारे गोल JRF को हम अचीव कर पाएँ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा सेशन? यू कैन प्रोवाइड मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे एट होम। थैंक यू।